हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। चलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ डाला। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ डाला, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपीमर्स पढ़ लिया। अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो बातें रह गई थी उनको डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, इसी जगह पे एक आपको पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूं, जरा गौर से समझिए। हेडिंग है, देखिए जरा क्या क्या कहते हैं। देखो, आपको पढ़ाता हूं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन ये क्या चीज होती है, ये प्रॉपर्टी क्या है, जरा समझिए कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब आप ग्लूकोज को वाटर में डालोगे तो ग्लूकोज को देखो वाटर में डालने से होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारे पास वाटर है, इस तरह से, इस तरह से, और व्हाइट कलर का आप जानते हो ग्लूकोज होता है। किसी ने ग्लूकोज को वाटर में डाल दिया, ये ग्लूकोज है, और वाटर में जाके ग्लूकोज क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये देखो, अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब आप वाटर में ग्लूकोज को डालते हो तो क्या होता है। तो देखो, ग्लूकोज में क्या होता है, एक होती है ओपन चेन और एक होती है क्लोज चेन। और क्लोज चेन के दो फॉर्म होते हैं। क्लोज चेन के दो फॉर्म कौन से होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ये देखो, ये तीनों फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम होते हैं। ऑल थ्री फॉर्म present in equilibrium in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में ये तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये, वो तीनों फॉर्म मैंने देखो बनाए हैं। एक फॉर्म ये है, ये ओपन चेन फॉर्म है, ये क्लोज चेन फॉर्म है, ये क्लोज चेन, और इनके परसेंटेज देखो 0.02% ये होता है, मतलब ना के बराबर। 36% अल्फा वाला होता है अप्रॉक्स, और 63.98% कौन होता है, बीटा वाला होता है अप्रॉक्स। तो जब ग्लूकोज को आप पानी में डालते हो तो उसके तीन फॉर्म होते हैं, और तीनों फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। वैसे पानी के पहले ये फॉर्म होगा, या ये फॉर्म होगा, या ये फॉर्म होगा। अब इससे होता क्या है, जरा गौर समझिए कि इससे हुआ क्या है और हमें क्या पता चलेगा। तो जरा समझो, जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये होता है 18.7। बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है 18.7 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन तो जानते हो ना यार, आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है ना। रोटेशन मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितना रोटेट हो रही है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is 1 gram per centimeter cube and length of tube is 1 centimeter cube। जब ट्यूब की लेंथ 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है और जिस सोल्यूशन में आप पीपीएल पास करा रहे हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा रहे हो, उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, उस समय जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आता है उसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ाया जाता है। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 18.7। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मेरे दोस्त कितना है, अल्फा डी ग्लूकोज का 112.2 डिग्री। जरा ये देखो, ये है हमारा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब जरा गौर से समझिएगा, जब पानी में जाएंगे, ये तो इस मॉलिक्यूल का रोटेशन है, ये इस मॉलिक्यूल का रोटेशन है, मगर पानी में तो सभी इक्विलिब्रियम में है। और जब सभी इक्विलिब्रियम में है तो वाटर में एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, क्योंकि वाटर में ये वाला फिगर भी है, ये वाला फिगर भी है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना है, यहां पर आपके समझने की बात है। जब अकेले बीटा डी ग्लूकोज होता है, सिर्फ अकेले बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है 18.7। जब अकेला अल्फा डी ग्लूकोज होता है तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है 112.2।
ठीक है। यदि इनको पानी में डाल दिया गया तो अब तो इक्विलिब्रियम आ गई, तो अब तो दोनों है, तो जब दोनों होंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा? क्या इतना आएगा कि इतना आएगा, कि या इन दोनों के मिलने के बाद कुछ और आएगा? वो एंगल ऑफ रोटेशन आता है ये एंगल ऑफ रोटेशन आता है, ये पानी में एंगल ऑफ रोटेशन है 52.7, मतलब ये एवरेज वैल्यू है, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो एंगल ऑफ रोटेशन में। तो यदि अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज या ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन पूछा जाए तो आप कितना बताओगे? 52.7। और वो कैसे निकलता है ये भी बता देता हूं, बहुत इजी है यार, 2 मिनट में कर लोगे। पहले तो मुझे म्यूटा रोटेशन पढ़ाने दो, तो जरा म्यूटा रोटेशन समझो। प्योर डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, और वाटर में एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, तो ये अलग अलग वैल्यू है ना, इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन अलग हो और जब उसको वाटर में डाल दिया जाए तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए, इसी प्रॉपर्टी को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब उसका एक प्योर मॉलिक्यूल था तो एंगल ऑफ रोटेशन अलग हो, और पानी में डालने पर उसका एंगल ऑफ रोटेशन अलग है, तो उसको कहा जाता है कि वो मॉलिक्यूल म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है, उसको कहा जाता है कि वो मॉलिक्यूल म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि प्योर, देखो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहां पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूं जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्या कह रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 112.2 डिग्री है, मगर बट इक्वस सोल्यूशन ऑफ, गौर समझिए, इक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यदि इक्वस सोल्यूशन ले लिया गया तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया है? 52.7 डिग्री। ये देखो, तो जरा देखो, प्योर फॉर्म में एंगल ऑफ रोटेशन अलग है और इक्वस सॉल्यूशन में अलग है, यही प्रॉपर्टी म्यूटा रोटेशन बोली जाती है। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म में अलग एंगल ऑफ रोटेशन होना और इक्वस फॉर्म में अलग एंगल ऑफ रोटेशन होना। चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इन इक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। तो पूछा जाता है म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं? तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल शो करते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऐसे सभी मॉलिक्यूल शो करते हैं ये प्रॉपर्टी जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। उन सबके पास इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो पानी में डालने जाने पर अलग एंगल ऑफ रोटेशन शो करते हैं, अलग एंगल ऑफ रोटेशन शो करते हैं क्योंकि उनमें इक्विलिब्रियम बनती है। तो यदि कोई आपसे कहता है कि कौन म्यूटा रोटेशन शो करता है तो आप क्या क्या बताओगे? तो जरा देखिए, इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, गौर से बात को समझिएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कौन कौन होंगे? सभी के सभी मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड, क्योंकि सभी के सभी मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो प्यारे बच्चों इस तरह से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंस होते हैं। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स all monosaccharides and disaccharides except sucrose, तो देखो जितने भी मोनोसैकेराइड है और जितने भी डाइसैकेराइड है सब म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी, म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी, सो म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी सभी के सभी मोनोसैकेराइड, सभी के सभी डाइसैकेराइड शो करेंगे एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़कर, क्योंकि जिनके पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो ये काम करते हैं। जिनके पास भी हेमी एसिटल ग्रुप है वो ये सब काम करेंगे। हैविंग हेमी एसिटल ग्रुप
जिनके पास भी प्यारे बच्चों हेमी एसिटल ग्रुप होगा वो ये काम करते हैं, मतलब वो पानी में डाले जाने पर एक से ज्यादा फिगर में एग्जिस्ट करते हैं, वो पानी में डाले जाने पर एक से ज्यादा फिगर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली बात समझ में आई, म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी क्या है? म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब इक्वल सॉल्यूशन में डाला जाए तो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। यदि मॉलिक्यूल एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है, और जब वो पानी में एक से ज्यादा फिगर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उनका एवरेज आएगा, और वो एवरेज आया देखो 52.7। और यदि इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जरा देखो, यदि मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया, गौर समझिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूं, किसी ने कहा कि यार अल्फा डी, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन इतना है 112.2 डिग्री, एंड परसेंटेज कितना है अल्फा डी ग्लूकोज का, मास परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना था 62.8, तो 62.8 को यार सीधा सीधा आप परसेंटेज, पानी में इतना है। और बीटा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है प्यारे बच्चों, गौर समझिए, बीटा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है प्यारे बच्चों 18 पीछे जरा एक बार देख लिया जाए, डायरेक्ट वैल्यू 18.7 डिग्री, और वो सॉल्यूशन में कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है 60%। देन कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 112.2, और वो इक्वल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कितना होता है 63.8%। प्योर बीटा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 18.7, और वो सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होता है 36%। तो बताओ इक्वल सॉल्यूशन में ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? यदि किसी ने पूछ दिया तो आप कैसे करोगे? तो मेरे दोस्तों ये तुम्हें करना आता है, बस थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपने एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला पढ़ा है ना, बस वही करना है। आपको एवरेज ही तो पूछ रहा है, वो कह रहा है एब्सोल्यूट एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, इसका एब्सोल्यूट एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, तो पानी में क्या हो गए, सब आ गए, तो पानी में जब सब आ गए तो एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन निकलेगा। तो परेशान ना हुआ करो, ऐसा नहीं है कि तुम डर जाओ, आप कुछ मत करो, वही वाला फार्मूला लगा दो जो वहां लगाते थे, समेशन A1 x1 डिवाइडेड बाई समेशन x1, यही तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला लगाते थे, याद है कि नहीं सबको? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है, यदि कहीं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज एटॉमिक वेट निकालना होता था तो यही फार्मूला तो चलता था। अब ए और एक्स की जगह क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, इसका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसका θ1 परसेंटेज x1, θ2 परसेंटेज x2 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज x1 प्लस x2। परसेंटेज की बात चलेगी तो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होगा। कितना एंगल है 112.2, परसेंटेज कितना है 63.8, प्लस इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 18.7, परसेंटेज कितना है 36। अब इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो अप्रॉक्स 100% हो जाएगा। ये देखो ऐड कर लो, और चाहो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी चाहते हो तो यार एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 99 एक बार जोड़ के बता दो 8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 42.7 डिग्री। ये देखो 52.7, तो ये एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें आता नहीं है, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, और एवरेज वैल्यू निकालने का मैथ्स में एक ही फार्मूला होता है, समेशन A1 x1 अपॉन x1। यही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का है, यही एवरेज एटॉमिक वेट का है, यही एवरेज एंगल निकालने का है। 100 फार्मूले पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब मैथ्स ने खुद कहा है
कि एवरेज फार्मूला एक ही होता है, तो उसमें हम अलग अलग तरीके से कैसे निकालें। अब जरा देखो होता क्या है, केमिस्ट्री में दिक्कत इसी बात की है, जब वो मोल कॉन्सेप्ट में एवरेज एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाते हैं तो अलग फार्मूला लगा के निकालते हैं, और वही जब स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आता है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला बताते हैं। है तो बच्चे तो बेचारा परेशान हो गई कि हर चीज के लिए अलग अलग, जबकि मैथ्स आराम से बता रहा है कि यार इन सबका एक ही फार्मूला है, मगर क्या है वो मैथ्स है, ये केमिस्ट्री, हम आपस में क्यों रिलेट करें, हम आपस में रिलेट क्यों करें। तो ये काम टीचर का है कि टीचर रिलेट करके अपने बच्चे को आराम से बताए कि यार ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं, तो बात समझ पाए। जब भी कहीं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एवरेज एंगल पूछा जाए, एंगल ऑफ रोटेशन, तो वही वाला फार्मूला चिपका देना, और यदि उल्टा कर दिया जाए तो भी वही वाला फार्मूला चिपका देना। जैसे गौर से समझना, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन 112.2 है, बीटा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन 18.7 है, एंड इक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन 52.7 है। तो बताओ जरा इक्वस सोल्यूशन में इनके परसेंटेज क्या है, तब भी यही फार्मूला लगेगा। कैसे लगाओगे, एंगल ऑफ रोटेशन 112.2, परसेंटेज कितना सपोज कर लिया x, एंगल ऑफ रोटेशन 18.7, तो यदि ये x परसेंट है तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस x, और नीचे क्या आ जाएगा दोनों का सम 100, तो अपने आप x की वैल्यू निकल आई, एक का परसेंटेज निकल आया, दूसरा अपने आप आ जाएगा, और एवरेज आपने बता रखा है। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है। अब इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ाया कि म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, इक्वस सोल्यूशन में डाले जाने पर एंगल ऑफ रोटेशन का चेंज होना, जैसा ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन इक्वस सोल्यूशन में कितना होता है 52.7। अब जरा देखो यार, हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में सारी बातें पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्टोज का, फिगर ऑफ फ्रैक्टोज। देखो फ्रैक्टोज के फिगर की भी हमें बहुत जरूरत है, हमें दो ही के फिगर जरूरत होते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज। तो देखो जरा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, कि फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यार कहीं यदि फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर आया तो हम उसको किस तरह से डिस्कस करेंगे। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज को डिस्कस किया जाए तो जरा देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज कैसे डिस्कस करते हैं, गौर से समझिएगा, ठीक है। फ्रैक्टोज का फिगर ये होता है भाई, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रैक्टोज क्या होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अच्छा ऊपर मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दोनों का सेम होता है 180। अब गौर से जरा समझिएगा, लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। यदि हम लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो ये होता है, देखो CH2OH CO CHOH, 3 बार CHOH, ये देखो, और ये है हमारा फ्रैक्टोज, ये क्या है फ्रैक्टोज। अब जरा गौर से बच्चों बातों को समझिएगा, इतने फ्रैक्टोज है। अब फ्रैक्टोज में कौन कौन सा कार्बन कायरल है, जरा इसको देख के बताओ। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, 3 कायरल कार्बन है इसमें, है कि नहीं है, चेक करो 3 कायरल कार्बन है। देखो आप अच्छे से ये और यदि 3 कायरल कार्बन है तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि अब क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो प्यारे बच्चों जरा बता सकते हो कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 3 मतलब 8। 2 की पावर 3 क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को यह बात पता है कि 3 कायरल कार्बन है और सिमेट्री नहीं है, यहां पर CO ग्रुप है, यहां कहीं CO ग्रुप है नहीं, तो सिमेट्री ना होने की वजह से क्या होगा, हमेशा फार्मूला लगेगा 2 की पावर n वाला। कॉर्नर का ये तो सिमेट्रिकल है, मगर इसके बाद CO का मिरर इमेज कहां बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए नॉन सिमेट्रिकल है। और नॉन सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, 8 हुए। तो जरा देखो ग्लूकोज के कितने थे, 16 थे, और फ्रैक्टोज के कितने हैं, 8 है। क्यों, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, और जबकि उसके पास कितने थे, 4 थे, है।
अब जरा बातों को और आगे बढ़ा ले जाते हैं। और आगे क्या बढ़ाओगे बताओ, कौन कौन से ग्रुप है? नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप देखो, तो नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप टोटल कितने हैं? 5 है। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 में से प्राइमरी वाले कितने हैं? यदि प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल मेरे दोस्त कितने हैं? प्राइमरी अल्कोहल है 2। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल कितने हैं? तो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास कितने? 3। कैसे? 1 2 3 CHOH, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला है, CH2H प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला है। और जरा बताना और कौन सा ग्रुप है? 1 कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। इसका मतलब फ्रैक्टोज किसका एग्जाम्पल होता है? फ्रैक्टोज जो होता है एल्डोज का एग्जाम्पल है कि कीटोज का? तो फ्रैक्टोज जो है वो एग्जाम्पल ऑफ कीटोज है। फ्रैक्टोज इज ए एग्जाम्पल ऑफ कीटोज, है कि नहीं दोस्त? क्यों? क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप है तो ये कीटोज के अंदर आएगा ना, मोनोसैकेराइड है मगर कीटोज वाला मोनोसैकेराइड है। और फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कैसा है? ये। अब जरा देखो यार, फ्रैक्टोज की भी अपनी एक खासियत है, अब हम धीरे धीरे उसको डिस्कस करने की ओर जा रहे हैं। लाइन स्ट्रक्चर ऐसा है, अब इस लाइन स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन में डिस्कस करो। फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? तो जरा देखो, फ्रैक्टोज का हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं कि इसका यार फिशर प्रोजेक्शन किस तरह से आता है। एक मिनट। तो जरा देखो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे आता है, आपको बताता हूं। एक मिनट जरा लाइन बना लूं, व्हाइट कलर ज्यादा सही रहेगा। अब जरा गौर समझिएगा, जैसे ग्लूकोज का बनाया था, देखो बेस ग्लूकोज रखो, हमेशा ग्लूकोज का फिगर याद रखो, उसमें मॉडिफिकेशन करते चले जाओ। मेरा तो ये रूल है, हम ग्लूकोज के फिगर को याद रखते हैं, उसी में मॉडिफिकेशन करके सारे फिगर बनाते हैं। तो देखो ग्लूकोज का फिगर बना लो, ये देखो हो गया एक, ठीक है, ऐसे इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4, ग्लूकोज के फिगर में यही तो था। अब जरा देखो ग्लूकोज के फिगर में हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या चेंजेस है। ग्लूकोज का फिगर ये होता था, एल्डिहाइड, चारों के चारों OH इस तरफ, 3 नंबर वाले को चेंज करो दो, ऊपर एल्डिहाइड नीचे क्या? प्राइमरी अल्कोहल। ग्लूकोज का फिगर बना रहा हूं और सारे के सारे OH राइट साइड में लिख दो, सारे के सारे OH राइट साइड में लिख दो ऐसे। ये देखो, अब क्या करो, थर्ड नंबर वाले OH को पलट दो, यही तो सिखाया था कि थर्ड नंबर वाले OH को पलट दो। तो जैसे ही थर्ड नंबर वाले OH को पलट दिया, ये किसका फिगर आ गया? ग्लूकोज का। ये किसका फिगर आ गया? ग्लूकोज का। ये देखो, अब जब ग्लूकोज से फ्रैक्टोज में जाते हैं तो क्या करते हैं? ग्लूकोज से फ्रैक्टोज में जाओगे तो सेकंड नंबर वाला कार्बन क्या कर दोगे? सिर्फ चेंज करोगे। सेकंड नंबर वाला कार्बन मेरे दोस्त क्या कर दोगे? कीटोन कर दोगे, और एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल कर दोगे। तो जो आया वो ग्लूकोज का फार्मूला, फ्रैक्टोज का फार्मूला है। इसको क्या करना है? इसको कीटो में कन्वर्ट कर दो और इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। जो भी आएगा वो किसका फार्मूला होगा? फ्रैक्टोज का। तो देखो हम फ्रैक्टोज का फार्मूला 2 मिनट में बना ले रहे हैं, ठीक है? जरा देखिए, ये देखो, ओ गलत चीज उठा लगा है ना, ये तो ये वाला फिगर भी गड़बड़ हो गया। हाँ, अब आप टेंशन न ले, ये देखो, अरे रे रे, ये अब आएगा। ये देखो बच्चों, पूरा का पूरा फिगर हमने उठा के यहां पहुंचा दिया है। अब जरा देखना, ये फिगर हमारा फ्रैक्टोज का कैसे हुआ। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, जो आपसे कहा था, इसको हटाया, लो इसको हटाया हम लोगों ने, ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ये देखो, सिर्फ इन्हीं 2 में तो चेंज करना है। क्या करना है? ऊपर वाले को क्या कर देना है? प्राइमरी अल्कोहल कर दिया, और सेकंड नंबर कार्बन को क्या कर देना है? कीटोन कर देना है, तो कर दिया। ये देखिए, ये देखो, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? कीटोन कर दिया, ऐसे। ये देखो, बस जो फिगर है वो कैसा है?
फ्रक्टोज का फिगर अलाइन स्ट्रक्चर। ये नीचे के 4 कार्बन सिमिलर होते हैं, ये देखो नीचे के 4 कार्बन का अरेंजमेंट डिट्टो सेम होता है, सेम अरेंजमेंट होता है। तो यार जब आप फिगर प्रोजेक्शन में जाओगे तो आपको क्या है, फिगर याद रखने पड़ेंगे। तो बच्चे फिगर याद रखने में फंसते हैं, तो फिगर याद रखने में बिल्कुल मत फंसो, आप सिर्फ ग्लूकोज का याद रखो। ग्लूकोज के बाद उनका अरेंजमेंट, ग्लूकोज का फिगर कैसे याद रखना है, ऊपर एल्डिहाइड नीचे प्राइमरी अल्कोहल, सारे के सारे OH राइट साइड में मार दिए, थर्ड नंबर वाले को पलट दिया, ग्लूकोज आ गया। यदि कोई फ्रैक्टोज बनाने कह रहा है तो ऊपर वाले को प्राइमरी अल्कोहल कर दो, नीचे वाले को कीटोन कर दो, फ्रैक्टोज आ गया। यदि कोई कहता है कि मैनोज बनाओ तो प्राइमरी अल्कोहल में सेकंड नंबर वाले कार्बन को पलट दो, मैनोज आ गया। यदि कोई कहता है गैलेक्टोज बनाओ तो फोर्थ नंबर वाले कार्बन को पलट दो, गैलेक्टोज आ गया। तो सब ग्लूकोज से ही बनाने याद रखो, और यही 4-5 फिगर बार बार पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो देखो ग्लूकोज से हमारा क्या आ गया, फ्रैक्टोज आ गया। तो ये फिगर किसका है, फ्रैक्टोज का। फ्रैक्टोज का कैसा फिगर है, लाइन स्ट्रक्चर है, ये देखो फिजर प्रोजेक्शन है। तो फ्रैक्टोज का फिजर प्रोजेक्शन हम लोगों ने निकाला है कि फ्रैक्टोज का फिजर प्रोजेक्शन कैसा आएगा, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहली बात फ्रैक्टोज की बात बताई, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, क्या क्या होता है सब बताया। अब मैंने आपको बताया कि उसका फिजर प्रोजेक्शन क्या है। यही फिजर प्रोजेक्शन ये देखो बना हुआ है, ये देखिए ये फिजर प्रोजेक्शन बना है, CH2H CO, ये देखो डिट्टो 4 कार्बन का अरेंजमेंट वही है जो अल्कोहल में था, मतलब सॉरी ग्लूकोज में था, डिट्टो 4 कार्बन का। और ये डी सीरीज का है, ये भी डी फ्रैक्टोज है, ये देखो। अब डी फ्रैक्टोज भी क्या करता है, साइक्लाइजेशन करता है। ये तो इसका फिजर प्रोजेक्शन हुआ। अब हम लोग हैवर्ड प्रोजेक्शन में चलते हैं, चेन वाला प्रोजेक्शन, जो रिंग वाला प्रोजेक्शन है। तो हैवर्ड प्रोजेक्शन में चलोगे तो ये भी साइक्लाइजेशन करता है। अब ये साइक्लाइजेशन कैसे करता है, आप सभी को पता है कि एल्डो कार्बोनाइल ग्रुप पर अल्कोहल का अटैक होता है। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप पर अल्कोहल का अटैक होता है तो यार ये 5 मेंबर की रिंग बनाता है। 5 मेंबर की रिंग बनाने के लिए किस तरह से काम करता है, जरा इस पर अच्छे से फोकस करिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। वही वाला कार्बन, 5 वाला कार्बन अब किस पे अटैक कर जाएगा, जैसे ग्लूकोज में डिट्टो वही इस पे, ये देखो अटैक किया। अब जब ये अटैक करेगा तो ये कैसा है, फ्रंट है, फ्लैट है। मैं आगे पढ़ाता हूं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर पे देखो क्या है, अच्छा ये दिया है, चलो मैं इसी जगह पे बताता हूं। अब जरा गौर समझिएगा कि ये हुआ कैसे है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ये है, ठीक है कि नहीं। ये पहली लाइन हो गई जिसमें आप वो लगा सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज वाला काम कर सकते हो। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, बस। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिए कि हम लोगों ने क्या किया। ये हमारे पास हो गया प्राइमरी अल्कोहल, और ये हमारे पास हो गया कीटोन, और ये हो गया बिल्कुल अल्कोहल वाला पॉइंट। ये देखिए, अब मेरी बात को जरा ध्यान दीजिए, हम इस पर नंबरिंग करते हैं। तो जब मेरे दोस्तों नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6, नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग ये आएगी। अब रिंग बनाओगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो अल्कोहल है इसका कार्बोनाइल ग्रुप इस पे अटैक कराएंगे। जब इसका कार्बोनाइल ग्रुप इस पे अटैक कराओगे तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4, और ये जुड़ जाता है 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो जरा देखो, जब अटैक कराओगे तो होगा क्या, गौर समझिए। जब आप अटैक कराओगे तो CO ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यदि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहूं तो आप क्या बताओगे, sp2 बताओगे। sp2 का मतलब होता है वो प्लेनर है, ऐसे। जब वो प्लेनर है इस तरह से, तो यार अटैक होने की प्रोबेबिलिटी फ्रंट से भी है, अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बैक से भी है। जब मॉलिक्यूल ऐसा होता है तो यार बैक में क्या हिंड्रेंस होता है, टेट्राहेड्रल, तो वो अटैक कैसे करे। मगर मॉलिक्यूल फ्लैट है ऐसे, तो जितनी प्रोबेबिलिटी फ्रंट से है उतनी ही प्रोबेबिलिटी बैक से। तो जब बैक से अटैक होगा तो जो प्लेन पे मॉलिक्यूल रखा है वो ऐसे आ जाएगा अबव द प्लेन। जो प्लेन पे लिगेंड रखा होगा, लिगेंड या ग्रुप जिसको आप बोलते हो, बैक से अटैक हुआ तो धक्का लगा वो आगे की ओर आ गया। अब फ्रंट से अटैक हुआ तो धक्का लगा वो पीछे की ओर चला गया। तो इसी वजह से 2 फिगर आते हैं। जैसे ही तुमने इस पर अटैक किया तो हमारे पास क्या क्या है, इस जगह पे OH बनेगा। तो देखो धक्का लगने से CH2OH हमारा क्या हुआ, एक बार राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आने का मतलब अबव द प्लेन आना, और एक साइड लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिलो द प्लेन जाना।
तो जरा देखो, एक बार हमारे पास लेफ्ट साइड में आया, एक बार हमारे पास राइट साइड में आया। लेफ्ट साइड में जब OH होता है तो उसका नाम क्या होता है? डी। तो डी देखो बीटा, सॉरी, लेफ्ट साइड में जब होता है तो उसका नाम क्या होता है? बीटा। तो देखो ये क्या गया? बीटा डी फ्रैक्टोज। और राइट साइड में OH होता है तो नाम क्या होता है? अल्फा। तो ये क्या गया? अल्फा डी फ्रैक्टोज। तो जब इस पर अटैक हुआ दोस्त, तो जरा देखिए, जब हमारे पास अटैक हुआ तो एक बार O फ्रंट पे आ गया, एक बार O बैक पे चला गया। जब एक बार O फ्रंट पे आया तो वो बोला जाता है अल्फा, क्योंकि जो फ्रंट पे आता है मतलब अबव द प्लेन आता है उसको हम राइट में रखते हैं, और जो बिलो द प्लेन जाता है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। तो ये देखो, तो जैसे ग्लूकोज था डिट्टो उसी तरह से फ्रैक्टोज के भी दो फिगर आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है वो sp2 है और वो प्लेनर है। तो बैक से अटैक होने पर उसका O फ्रंट में आ जाता है, अबव द प्लेन आ जाता है, और फ्रंट से अटैक होने पर उसका O बिलो द प्लेन चला जाता है। तो जब अबव द प्लेन आ जाता है तो हम लोग उसको राइट साइड में रखते हैं, ठीक है, और राइट साइड में OH होता है तो हम अल्फा बोलते हैं, और जब लेफ्ट साइड में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो इसी वजह से डी फ्रैक्टोज के दो फॉर्म हो गए, अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज। अब ये रिंग कैसे बना रहे हैं इस पर डिस्कशन करके दिखा देते हैं। अब अगले पे आ जाओ, इसकी रिंग कैसी बनती है? 5 मेंबर। 5 मेंबर क्यों बन रही है? क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि हमने इस तरह से कराया है तो जरा देखो क्या आएगा। एक मेंबर की देखो, यहां से मैं नंबर काउंट करता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा ना, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो क्या हो रहा है? 5 मेंबर रिंग फॉर्म। 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है। और कैसी होती है यदि कहा जाए तो सिमिलर टू फ्यूरॉन, फ्यूरॉन जैसी। तो ये देखो, सिमिलर टू फ्यूरॉन। फ्यूरॉन कैसा होता है? ऐसा होता है। अब यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो हम डबल बॉन्ड हटा देते हैं और रिंग ऐसी बनाते हैं। अब ये रिंग ऐसी कैसे बनती है ये मैं आपको सिखाता हूं, जरा गौर से समझिएगा कि ये रिंग आती कैसे है। ये देखो, अब सॉरी, पीछे पीछे, हाँ, अब जब देखो, जब आपने कहा कि एक बार OH कहां जाएगा? राइट में, और एक बार OH कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो इसके जरा फिगर बनाओ, दो पॉसिबल फिगर। तो दो पॉसिबल फिगर मैं अगले पेज में आपको बना के दिखा देता हूं, फिर उसको घुमा देंगे, फिर उनको घुमाया गया है। चाहो तो इसी में देख लोगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। देखो गौर से देखिएगा, अब यार OH को इधर और CH2OH को इधर कर दो और बॉन्ड ऊपर से ले आओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। CH2OH इधर, OH इधर, बॉन्ड ऊपर से ले आओ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे इन्होंने ये देखो दिखा दिया, ये देखो अल्फा वाले में क्या हुआ है? अल्फा वाले में ये देखिए, अल्फा वाला ये देखो OH इधर है और बीटा वाले में इधर है। अब हमें रिंग बनानी है, तो रिंग बनाने का मैंने क्या रूल पढ़ाया था? जितने भी राइट साइड में है सब वो नीचे आएंगे, क्लॉकवाइज घूमती है। तो जब रिंग बनाओगे तो ये वाली चीजें नीचे आएंगी, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, और ये ऊपर आएंगे। अब जब रिंग घूमेगी तो ये देखो, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। ये देखो अल्फा वाला बना हुआ है, अल्फा डी फ्रैक्टो, ठीक है। और फ्रैक्टो फ्यूरानोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिक रिंग कौन सी है? फ्यूरानोज, तो इसीलिए फ्रैक्टो फ्यूरानोज नाम आ रहा है ना। तो जरा देखो घुमा रहा हूं, पहले आप घुमाओ। जब ऐसे लाओगे तो देखो ऐसे घुमाया, सिंपल सी बात है, ऐसे जैसे ही घुमाया तो जरा गौर समझो, OH नीचे आ गया, ये देखो नंबर वाइज डाल दिया है, 1 2 3 4 5, 2 नंबर, ये देखो ये 2 नंबर है। OH नीचे आया, H नीचे आया, OH नीचे आया। अब जब ये घूम गया तो H नीचे आएगा और CH2H यहां चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये देखो। और इसको नाम क्या दिया? अल्फा डी, ठीक है, फ्रैक्टो फ्यूरानोज। फ्यूरानोज वर्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्यूरॉन का डेरिवेटिव है, मतलब फ्यूरॉन के सिमिलर है। अब यही बात यहां जाओ, बीटा वाले पे। बीटा वाले पे क्या है? OH किधर है? लेफ्ट में, तो बीटा है। अब इसको भी ऐसे ही घुमाओ तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये देखो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब ये यहां पे गया और ये यहां आया, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रैक्टोफ्यूरानोज। एक मिनट जरा फोन को साइलेंट कर दे, आज भूल गया हूं करना। हाँ साइलेंट तो है, डू नॉट डिस्टर्ब लगा तो है।
हाँ बच्चों, तो चलिए अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, हाँ, अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो बात समझ पाए कैसे हुआ? आप बस क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे। अब बात आई कि सर हम कैसे याद रखेंगे कितने OH राइट में है, कितने OH लेफ्ट में है? तो जरा उसके कॉन्सेप्ट को समझो। फिगर याद नहीं रखना, सिर्फ ग्लूकोज याद रखना है। और ग्लूकोज भी कैसा? ऊपर एल्डिहाइड, नीचे प्राइमरी अल्कोहल। सारे के सारे OH राइट में मार दिए, ठीक है, हमारा राइट ये आएगा, आप हमें देख रहे हो, सारे के सारे राइट OH राइट में मार दिए और थर्ड नंबर वाले को पलट दिया, बस ग्लूकोज आ गया। किसी ने कहा फ्रैक्टोज बताओ, तो ग्लूकोज में ही करेक्शन कर दिया, ऊपर वाले को प्राइमरी अल्कोहल कर दो एल्डिहाइड को और नीचे वाले को कीटोन कर दो, बाकी 4 कार्बन का अरेंजमेंट डिट्टो सेम होता है, फ्रैक्टोज आ गया। किसी ने कहा मैनोज को बताओ, तो ग्लूकोज में बस सेकंड नंबर कार्बन को पलट दो, ठीक है, OH राइट में था उसको लेफ्ट में कर दो, H राइट में कर दो, मैनोज आ गया। किसी ने कहा गैलेक्टोज बताओ, तो फोर्थ नंबर वाले को बस ग्लूकोज में पलट दो, गैलेक्टोज आ गया। जनरली यही 4 हमें जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे। और साइक्लिक फिगर की बात आई तो जैसा ग्लूकोज का वैसा फ्रैक्टोज का, बस अटैक अलग अलग जगह कराना है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप पहले पे मिल गया था और फ्रैक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप क्या मिला है? सेकंड पे मिला है। तो ये देखो, अब इस जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, जरा देखना, C2 कार्बन ऑफ फ्रैक्टोज इज एनोमेरिक कार्बन, C2 कार्बन ऑफ फ्रैक्टोज इज एनोमेरिक कार्बन। क्यों? जरा देखो, C2 कार्बन पर अटैक हुआ है तो इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। ये देखो इस पर अटैक हुआ है। पहले क्या ये कायरल था? चेक करो, पहले क्या ये कायरल था? नहीं, मगर अटैक होने पर कायरल हो गया क्योंकि इसके 2 फिगर आ गए। C2 के रिस्पेक्ट में ही तो 2 फिगर आए हैं, एक ये एक ये। तो फ्रैक्टोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है? C2। मैंने बताया था कि रिंग फॉर्मेशन की वजह से 2 आइसोमर आ जाए। पहले वो आइसोमर नहीं था, पहले उसके पास कायरल कार्बन नहीं था, मगर रिंग फॉर्मेशन की होने की वजह से वो कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। रिंग फॉर्मेशन की वजह से वो कायरल कार्बन में कन्वर्ट हुआ है। क्या यहां पे कायरल कार्बन है? नहीं है, मगर अब चेक करो है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 फिगर है, एक ये एक ये है। तो ऐसे कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? फ्रैक्टोज में C2, ग्लूकोज में कौन था? C1 था। अब जरा देखो ये कैसा होता है, फ्रैक्टोज कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है? मैंने डिफिनीशन पढ़ाई थी कि जिनके पास भी हेमी एसिटल ग्रुप होगा वो सब रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो जरा चेक करो, जब रिंग अटैच हो जाती है तो हेमी एसिटल ग्रुप है या नहीं है? जरा अच्छे से चेक करिए। ये देखो, गौर से देखिए, C2 कार्बन पर ही क्या है? OH, और C2 कार्बन पे क्या लगा है? OR। ये देखो R, एक कार्बन पे OH और OR होगा तो क्या होगा? हेमी एसिटल ग्रुप होगा। और जिसके पास भी हेमी एसिटल ग्रुप है वो सब के सब हमारे क्या है दोस्त? रिड्यूसिंग शुगर है। तो फ्रैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। और जिनके पास भी हेमी एसिटल ग्रुप है वो सब के सब क्या करेंगे? म्यूटर रोटेशन भी शो करेंगे। म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? पानी में डाले जाने पर एंगल अलग आना। और देखो आएगा, ये देखो, क्यों? एंगल साइज इधर दिया है, ये देखिए, प्योर अल्फा डी फ्रैक्टोज का एंगल कितना है? 21। प्योर बीटा डी फ्रैक्टोज का एंगल कितना है? -113, -133, -121। और यहां पर देखो एंगल कितना आया? 92। मतलब ये इक्विलिब्रियम में जब आएंगे तो एंगल कितना होगा? 92। ये क्या है? ये इक्वस सॉल्यूशन में इसका एंगल है। ये इक्वस सॉल्यूशन में, एक मिनट, ये जो है इक्वस सॉल्यूशन में इसका एंगल है, मतलब ये एवरेज एंगल है -92। और -92 का मतलब क्या हुआ? ये डेस्टो रोटेटरी नहीं है, लीवो रोटेटरी है ना? इसका मतलब क्या है? ये लीवो रोटेटरी है। क्यों? क्योंकि एंगल कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, अल्फा। तो ये बात समझ गए? ये क्या है? फ्रैक्टोज का फिगर है। और फ्रैक्टोज के फिगर से रिलेटेड सारी बातें हैं, ये सारी बातें हम लोगों की इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जरा देखो यार, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए, सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हमको कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, जिसको कहा जाता है क्या? ग्लूकोज।
तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को हम कैसे पढ़ेंगे। तो अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ग्लूकोज। तो हम लोग ने स्टार्ट किया, एक मिनट प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या करना है, जरा इस बात को जरा समझो। ये देखो, तो देखो ग्लूकोज के सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे, तो सबसे पहले यार हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलो ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। देखो ग्लूकोज डेस्टोरोटेटरी होता है, ठीक है, और अंगूर जैसा मीठा होता है। ग्लूकोज, ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लोगे। यहां से आओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यदि ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आप ग्लूकोज को आराम से बना सकते हो सुक्रोज के। यदि हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दें, ये देखो, यदि हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दें तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म होता है। तो ये देखो ग्लूकोज हमारा बन गया है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। 2 मोल के हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करा दोगे तो सुक्रोज क्या होता है, 2 मोल का सुक्रोज होता है, इसमें ब्रेक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोगों ने किससे कहा, स्टार्च से। यदि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराई जाए, ठीक है, देखो स्टार्च, व्हेन स्टार्च विद बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर द प्रेशर एंड अंडर हाई प्रेशर, तो क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये देखिए ग्लूकोज फॉर्म हुआ है। कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होते हैं, तो भैया स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है तो खरबों नंबर ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होते हैं। मतलब ये जो n देख रहे हो ये हो सकता है 2000 हो, 3000 हो, 10,000 हो, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां से हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं उसको जरा देखो। ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो अब जरा यार केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज जरा समझिए कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चलेंगी। ये देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप आराम से ध्यान दीजिएगा, जरा ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। तो ग्लूकोज का फार्मूला कुछ ऐसा है, देखो यहां पे CHOH है, ठीक है कि नहीं, फिर एक लाइन ये है, ठीक है ना, इसी लाइन को हम लोग कॉपी कर लें, एक लाइन ये है ऐसे, इसी लाइन को फिर कॉपी कर लें, एक लाइन ये है, एक मिनट यार, इतनी देर में तो मैं बना देता, सॉरी बच्चों। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है हमारी, ऐसे। अब जरा इसको गौर समझिए, ऊपर CHOH, H H OH H CH2OH, ये तो आप बात समझ गए ना कैसे कर रहा हूं, है ना। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, OH। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कहीं ग्लूकोज बनाना हो तो ग्लूकोज में क्या करो, ऊपर एल्डिहाइड लगाओ, नीचे प्राइमरी अल्कोहल, सारा का सारा OH राइट साइड में पटक दो और तीसरे नंबर के कार्बन को चेंज कर दो, बस ग्लूकोज आ गया। अब जरा देखो ग्लूकोज में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसका मतलब ग्लूकोज इन्हीं की रिएक्शन शो करेगा, है कि नहीं भाई। इतनी तो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके पास है क्या, यही चीज तो है, नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा और एल्कोहलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा, और क्या करेगा, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं, चेक कर लो। अब क्या होता है, अल्कोहल जो ग्लूकोज होता है सभी की सभी एल्कोहलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं शो करता और सभी की सभी एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं शो करता। क्यों, क्योंकि बहुत सारा बल्की होता है, इतना सारा बल्की होता है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है।
इस वजह से ये फ्रीक्वेंटली रिएक्शन नहीं कर पाता है जैसे वहां होता था। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज जो होते हैं इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, मगर उतनी फ्रीक्वेंटली रिएक्शन ये नहीं शो कर पाएंगे जितनी फ्रीक्वेंटली रिएक्शन वहां पर हो रही थी। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंटली रिएक्शन वहां पर हो रही थी, जबकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। मगर प्यारे बच्चों ये अमोनिया, गौर समझिए, NaHSO3 2,4,6 DNP सिप्स रेजेंट, ये देखो अमोनिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड 2,4 DNP सिप्स रेजेंट, ये सब कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन थी, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाई गई है, मगर इनसे रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट। ये देखो, मगर इनमें से किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं दे पाता है, और ना देने के पीछे क्या है, यही इसकी बल्कनेस है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास सब कुछ है तो ये रिएक्शन देगा ही देगा। इनमें से वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ना तो अमोनिया के साथ करता है, ना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करता है, ना 2,4 DNP के साथ करता है, और ना सिप्स रेजेंट के साथ करता है। कौन? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप इनमें से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि इसके पास है। और रीजन क्या है? ड्यू टू बल्कनेस, क्योंकि बल्कनेस इतनी ज्यादा है और ये सब पुअरेस्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये सब क्या है? पुअरेस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक ही नहीं कर पाते हैं, तो अटैक ही नहीं कर पाते हैं। तो गौर से एक एक करके बातों को अच्छे से समझिएगा कि कब कब किस किस तरह की रिएक्शन देगा। तो चलो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन को पढ़ाते हैं। तो जरा देखिए, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो जरा देखिए, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन, उसको जरा समझते हैं। रिएक्शन विद PCl5 एसाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो यार प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन हम एक साथ करा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए, ये रिएक्शन हम लोग एक साथ कर रहे हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ये देखो, हमारे पास ये ग्लूकोज है, ऐसे ये ग्लूकोज है, ये एल्डिहाइड हो गया, 1 2 3 4। अब जरा देखो, ये OH, ये OH, ये OH, ये CH2H। ऐसा क्यों हुआ समझ गए होंगे। ये वाले को पलट देते हैं ना, ये देखो, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कौन से ग्लूकोज का? डी ग्लूकोज का। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब जरा देखिए ये कैसी है, PCl5 एसाइल क्लोराइड एसाइल एनहाइड्राइड। यदि आप देखो तो ये अल्कोहल की रिएक्शन थी। अल्कोहल में मैंने ये बात पढ़ाई थी, मैंने क्या बताया था, ये कुछ इस तरह से रिएक्शन करते हैं। ये हमारे पास अल्कोहल है, ऐसे इनमें से किसी से भी रिएक्शन करोगे ये तो क्या करते थे, अल्कोहल को रिप्लेस करके ऐसा कर लेते थे, Cl लगा देते थे, है। और इसमें क्या होता था, इनमें यहां पर OR लग जाता था। तो आज भी यही होगा। कितने अल्कोहल हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 बार ये रिएक्शन होगी। 5 अल्कोहल है तो 5 बार ये रिएक्शन होगी। कैसे होगी जरा देखिए, आपको करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो यार दोस्त, अब देखिए हमने क्या लिखा, 5 मोल PCl5 लिखा। क्यों? क्योंकि 5 मोल PCl5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। 1 2 3 4 5। अब इनकी जगह क्या होगा, इनकी जगह पे OH आ जाएगा। तो इस चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो,
हमने एक साथ लिख दिया, आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार Cl लगाना है, तो आप चाहो तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। प्रोडक्ट क्या आया? CHO। अब ये देखो, गौर से देखिएगा, ये 1 2 3 4 सारे कार्बन एक जैसे हैं। अब तो हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो हमने यहां पे OH हटा के Cl लगा दिया। ये देखिए, अब हम लाइन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, चाहो तो बना लो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर मैंने बनाना इसलिए नहीं प्रीफर किया कि यार कैसे बनाए इतना बड़ा स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे आएगा। अब इस चीज को हम ऐसे लिख लें तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा, और ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जगह बच सके। ये देखो, देखिए अब मैं इसको 4 टाइम्स कर दे रहा हूं, और ये आ गया अलग। ये देखो, ये आ गया। तो 1 मोल अल्कोहल 5 मोल PCl5 से रिएक्शन करके ये बना देगा। अब इसी तरह बताओ जरा ये, अब यदि हम इनकी रिएक्शन कराएं तो ये कैसे करते थे? तो यार ये जो है अल्कोहल से इसी तरह से तो रिएक्शन करते थे। 1 मिनट, ये इसी तरह की रिएक्शन तो होती थी। ये देखो, जैसे ये एसाइल क्लोराइड है, यदि आपको याद हो एसाइल क्लोराइड में पढ़ाया था एसिड डेरिवेटिव में, क्या न्यूक्लियोफाइल देखो Cl को रिप्लेस कर दो, तो जब तुम न्यूक्लियोफाइल देखोगे Cl को रिप्लेस कर दोगे तो यही तो आएगा ऐसे। अब क्या किया है तुमने? Cl को हटा के OR लगा दिया है, मगर हमारा अल्कोहल इतना बड़ा है, तो आप उल्टा बोलो ना कि हाइड्रोजन को हटा के एसाइल ग्रुप लगा दिया है। ये देखो, ऐसा उल्टा क्यों बोलना प्रीफर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अल्कोहल इतना बड़ा है। तो हम इसी को लिखेंगे, देखो कैसे, देखो प्रोडक्ट वही आ रहा है, यहां पर भी 5 मोल एसाइल ग्रुप खर्च होंगे। कितने मोल खर्च होंगे? 5 मोल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कितने हैं? 5 है। तो ये देखिए, ये देखो H हटा, H की जगह क्या आ गया? एसाइल ग्रुप। ये सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करेंगे, और फिर ये प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा। H हटा, H की जगह क्या आ गया? एसाइल ग्रुप। इस तरह से ये देखिए, ठीक है ना। और डिट्टो यही रिएक्शन यहां पे आई कि 5 मोल एनहाइड्राइड, ये देखो 5 मोल एनहाइड्राइड लिया, और यही आंसर आ गया, सेम आंसर। ये देखिए इस तरह से, ये सेकेंडरी अल्कोहल है 4, और ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, मगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसी तरह का प्रोडक्ट आएगा। ये देखो इस तरह से, बात समझ पा रहे हो? ये जो रिएक्शन है ये क्या बताती है, जरा इस बात को समझो। नोट, above 3 रिएक्शन सो दैट, गौर समझिए, above 3 रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन जो है, सो दैट ग्लूकोज है 5 alcoholic group and each alcoholic group attached with different कार्बन। देखो ये जो 5 रिएक्शन है, रिएक्शन तो है अपने में, मगर ये भी बात बताते हैं, क्या बताते हैं? कि अल्कोहल के पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। जैसे किसी ने कहा प्रूफ करो कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो ये रिएक्शन उसका प्रूफ है कि अल्कोहल के 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, और पांचों के पांचों अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। पांचों के पांचों अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं। ये नहीं प्रूफ करते कि उसमें सेकेंडरी कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं। गौर समझिएगा, ये सिर्फ ये 3 रिएक्शन ये बताती हैं कि अल्कोहल के पास ग्लूकोज के पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। ये नहीं बताती हैं कि इनमें से प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इतना बता पाते हैं कि अल्कोहल के पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, और ये बताते हैं कि सारे के सारे अल्कोहलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से अटैच है। ये 3 रिएक्शन, और रिएक्शन कैसे कर दी? रिएक्शन करना सिखा दिया। कौन सी? अल्कोहल की रिएक्शन है, 2 मिनट में हो गई। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए, ये रिएक्शन भी पढ़ानी है अभी आपको, पहले आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, अब किसके साथ रिएक्शन करना हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं,
अब हम लोग करा रहे हैं रिएक्शन ऑफ, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहा है। अब यार जरा मेरे बात बताइएगा, मिथाइल अल्कोहल से क्या, पहले कार्बोनोल, एक मिनट ऐसा लिख लेता हूं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इसमें जरा एक एक करके बातों को समझिएगा क्या क्या बोल रहा हूं। पहली रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ, किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ। तो अब जरा मिथाइल अल्कोहल के साथ मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं। जरा बताना, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, वैसे भी आप जानते हो कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल अल्कोहल से तो रिएक्शन करेगा नहीं, एल्डिहाइड से आराम से कर जाएगा, हेमी एसिटल एसिटल बनाया था, तो वही काम हो रहा है। मगर ये क्या सिखाता है, तो आपको बताता हूं ये सिखाता क्या है। तो पहले ग्लूकोज बना लो, देखो यार ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, कैसे बना लिया, 1 2 3 4 लाइनें आ गई, ऊपर CHO, नीचे CH2H, चारों के चारों OH, राइट साइड में ऐसे। फिर क्या करोगे, थर्ड नंबर वाले को पलट दोगे, ये थर्ड नंबर वाला है, इसको पलट दो, इसका O यहां पे गैप कर दो और यहां पे लगा दो, ये क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब हम ग्लूकोज की रिएक्शन जब कराते हैं तो जरा देखिए क्या होता है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं इससे, किससे, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल से, ऐसे, तो जरा देखो क्या बनता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ऐसा बनना होता है, इस तरह से। ओ, 2 फिगर बनेंगे, चलो कोई बात नहीं, इसको उठा के ऊपर कर देते हैं, ऐसे। देखो प्यारे बच्चों, तो 2 फिगर आते हैं, कौन कौन से 2 फिगर होते हैं ये दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक फिगर ये मिलता है और एक फिगर हम लोगों को ये मिलता है। कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने ये बात बताई है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूं। एक 2, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, कोई बात नहीं, और 3। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि ग्लूकोज साइक्लिक फिगर भी शो करता है। अब जब ग्लूकोज साइक्लिक फिगर शो करता है तो उसके पास क्या होता है, OH आता है और H आता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के पास OH और H भी तो आते हैं। तो जब OH और H आते हैं तो जरा देखो, ये हुआ हमारा OH, ये हुआ H, ये पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन ये आया। भाई पहले पे अटैक हुआ तो पहले का, ये एक बार अटैक करके दिखा देता हूं। कार्बोनाइल ग्रुप पे जब मिथाइल अल्कोहल अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जरा बताना क्या रिएक्शन हुई थी वहां, ऐसे ही तो हुआ था, यदि आपको याददाश्त ठीक हो तो। हेमी एसिटल बना था ऐसे, यहां पर भी यही होना है। ये OH आया तो OH मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, H इधर दिखा दिया, भाई H वैलेंसी फ्री भी तो है। अब ये OR है, ये OR है, ये देखो यहां पे मैं O लगा दे रहा हूं, तो ये OR हो गया। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये आया तीसरा कार्बन, ये। अब चौथा कार्बन, चौथा कार्बन अभी बना देता हूं, ये देखो, ये हमारा हुआ चौथा कार्बन, ये देखो। अब 5वें कार्बन पे अटैक हुआ है और ये क्या बन गया, ये है हमारा, अच्छा CH3 लगाना भूल गया हूं, 1 मिनट, क्योंकि ये तो साइक्लाइजेशन हो गया। अभी आपको समझाता हूं, ये क्या हुआ, ये हुआ अल्फा डी ग्लूकोज
मिथाइल मेथॉक्सी या अल्फा मेथॉक्सी डी ग्लूकोज। अब जरा देखो ये हुआ क्या है, ये देखो हमारे पास O और ये जो है OH, अब इसके साथ साइक्लाइजेशन होगा ना, तो जब साइक्लाइजेशन होगा तो ये रिंग इसके साथ, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में साइक्लाइजेशन भी है क्योंकि आपने इसका साइक्लिक फिगर भी तो बनाया है। तो जब ये अटैक करता है तो ये इसका साइक्लिक फिगर जनरेट करता है। कौन? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होने पर साइक्लिक फिगर आते हैं। कौन से? अल्फा बीटा आते हैं। अल्फा बीटा फिगर में कुछ नहीं करना होता है, जहां पर OH होता है वहां पे बस OCH3 लगा देना है। अल्फा बीटा ग्लूकोज बनाओ और जहां पर OH होता है ना अल्फा वाला, उसको बस OCH3 कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये फिगर मैंने बना लिया, अब इसी फिगर को मैं क्या करूंगा, दोबारा बना दूंगा ऐसे करके। ये देखो, इसी को मैंने दोबारा बना दिया। अब हमें चेंज कितना करना है? हमें बस चेंज ये करना है, क्योंकि ये अल्फा है, अल्फा है तो OH क्या आएगा? राइट में आएगा। बीटा में OH कहां आता है? लेफ्ट में आता है। तो बस इस चीज को हटाकर ऐसे ऐसे और बस जगह चेंज कर देनी है। H यहां लिख देना है, OCH3 यहां लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी या मिथाइल, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज। ये देखो, जब मिथाइल अल्कोहल से कराई तो रिएक्शन उसी तरह से है, मगर इस बार साइक्लिक फिगर आते हैं। और साइक्लिक फिगर आने से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है, नोट, above reaction prove that कि ग्लूकोज present in cyclic form in aqueous solution। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज साइक्लिक फिगर भी रखता है, इसी वजह से साइक्लिक प्रोडक्ट आते हैं। और साइक्लिक प्रोडक्ट में घबराना नहीं है, जैसे मान लो प्रोडक्ट देख के डर गए, नहीं यार, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का जो OH होता था बस उसी की जगह OCH3 कर देना है और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल इस तरह से हो जाएगी। अब और आगे बढ़ाते हैं, देखो बी पार्ट, रिएक्शन विद NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन, एंड HCN। अब इनकी भी रिएक्शन बता देते हैं। अब बताओ ये रिएक्शन किसकी है? कार्बोनाइल ग्रुप की है, तो बस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन होंगी। आपको करना क्या है? ग्लूकोज बना लेना है, ठीक है, ऐसे ग्लूकोज बना लेना है, ठीक है। एक दो तीन चार, अब इसको CHO OH H क्या किया? ऊपर एल्डिहाइड नीचे प्राइमरी अल्कोहल, सारे के सारे OH राइट साइड में रखे, थर्ड वाले को पलट दिया, जो आया वो क्या है? ग्लूकोज है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैंने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है, किसके किसके साथ कराई? देखिए किसके किसके साथ करा दे रहे हैं हम लोग, एक ही राउंड में दोनों रिएक्शन बता देंगे, ठीक है। एक बार हम लोगों ने करा दी किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, और एक बार हम लोगों ने करा दी किसके साथ? HCN के साथ। क्या होगा जरा देखो, हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ? NHOH। आपको पता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन है, मतलब CO ग्रुप की रिएक्शन है। CO ग्रुप में क्या होता था? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, वाटर निकल जाता था, तो बस डिट्टो वही बात करनी है, वाटर निकाल देना है। तो हम इसको क्या करें? कॉपी कर लें, जब वही बात करनी है, ठीक है, ये, और इसको उठा के यहां रख देते हैं जाके ऐसे, ठीक। अब फिर क्या करते हैं? इसको रब कर लेते हैं। अब जरा बताओ क्या होता था? डबल बॉन्ड आता था और NOH आता था,
ऑक्साइम बनता था, ध्यान है सभी बच्चों को। तो आज भी यही है, ग्लूकोऑक्साइम हो गया, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोसा, ठीक है, ग्लूकोऑक्साइम। एक मिनट, ये ऐसे ऑक्साइम, ये देखो, ये हमारा फिगर आ गया। हमारा क्या हुआ, यही तो वहां होता था, यही यहां किया है, ठीक है, वाटर निकल गया है ऐसे इस तरह से, और ये आ गया ग्लूकोऑक्साइम इस तरह से। अब डिट्टो यही प्रोडक्ट यहां आएगा जब HCN से करोगे। HCN से करने पर क्या होता था, जो वहां होता था वही यहां होगा, कार्बोनाइल ग्रुप का अटैक होना है। ये हम लोगों ने लिया, इसको उठाकर यहां लगा दिया, जगह कम है तो इधर लगा देता हूं, है ना, ऐसे, ठीक। एरो को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम लोग, इस वाले एरो को हटाते हैं और एक बड़ा सा एरो लगा देते हैं जो यहां से लेके यहां तक जा रहा है। अब जरा देखो यार, हुआ क्या है, अब प्रोडक्ट भी तो बनाने हैं, तो ये क्या हुआ, रफ हुआ। अब जरा बताना आप क्या होता है, आपको याद है ना CO ग्रुप की रिएक्शन कैसे होती है, वैसे तो याद ही होगा, जब CN से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यही बात तो बताई थी हम लोगों ने पीछे, क्या भाई, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये इस तरह का एडिशन करता है और क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन। वही यहां पर होगा, इस तरह का एडिशन करेगा तो ये OH आ जाएगा और ये CN आ जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। H इसके पास पहले से था, तो ये देखो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन आ जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, इस तरह से बहुत स्लो रिएक्शन होती है मगर हो जाती है, और ये आता है। तो ग्लूकोज देखो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन भी दे रहा है। अब एल्डिहाइड ग्रुप में ही एक रिएक्शन ये है, इस रिएक्शन को जरा देखो कि ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है तो कैसे देता है, ये देखो, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन कैसे होती है, किस तरह से होती है, जरा इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज बना लें, तो देखो हम लोगों ने ग्लूकोज बना लिया ऐसे, 1 2 3 4। अब हम लोगों ने ऊपर CHO, नीचे CH2H, 4 के 4 OH राइट साइड में लगाए और फिर थर्ड नंबर वाले को पलट दिया, जो आया वो क्या है, ग्लूकोज है, आ गया। अब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं हम लोग 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से, ध्यान रखिएगा, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से बनता क्या है, बनता वही है जो हम लोग अभी तक बना के आए हैं, ठीक है। कैसे, प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो जरा देखो आपको क्या करना है, ये हमारा ग्लूकोज है ये, अब इसके साथ कैसे रिएक्शन करता था, तो आपको पता था कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन होती थी, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन, तो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन करा दो। तो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन कराने पर जरा देखो किस तरह का प्रोडक्ट यहां मिलता है। अब जरा देखिए बच्चों, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, आंसर कुछ ऐसा आता है इसका, C डबल बॉन्ड NH, ये तो ध्यान है ना कैसे निकलता था, कि ये भी भूल गए हो कि किस तरह से चीजें निकलती थी। अरे यार वाटर ही तो निकलना होता था, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो ऐसा ही तो करते थे, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएक्शन, याद है आपको, इस तरह से वाटर निकाल देते थे और इस तरह से डबल बॉन्ड ले आते थे, याद है कि नहीं, ऐसे फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करोगे तो। अब जरा देखो यार, ये हमारे पास आया, अब इसमें और क्या क्या आता है, इसके बाई प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं, एनिलीन आता है और 1 मोल अमोनिया आता है। जरा इस रिएक्शन को देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या पूछा जाता है जरा समझो। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम क्या है, कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजीन से लगते हैं 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कराने में, यहां पे 1 लिखा है, 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कराने में 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन लग रहा है।
अब प्रॉब्लम यह है कि ये बात बच्चे इतनी जल्दी पकड़ क्यों नहीं पाते, और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की ही गलती है। यार एक एल्डिहाइड है तो एक एल्डिहाइड से एक ही तो फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, तीन थोड़ी कर जाएंगे। तो देखो तीन है, तीन रिएक्शन करते हैं, 3 मोल, 2 मोल यहां दिख रहे हैं, 1 मोल इस फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट हमारा जो बनना है वो एक अच्छा और स्मार्ट प्रोडक्ट बनना है जिसका हम रीयूज कर सकते हैं। एनिलीन बनना है और अमोनिया बनना है, और दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये देखो, इस वजह से इनके बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब दिल में बस एक ही खलबली चल रही होगी कि ऐसा कैसे, ये कैसे आ रहा है। तो पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, फिर बताता हूं ये होगा कैसे। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। अब ये होता कैसे, इस बात को डिस्कस करता हूं। इस बात को डिस्कस करने के लिए ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद एल्कली, उसी रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं जो पीछे पढ़ाई है, बस इस रिएक्शन को जैसे डिस्कस कर दूंगा तो वो अपने आप हो जाएगी। रिएक्शन विद एल्कली। अब रिएक्शन विद एल्कली का मतलब क्या है, जरा देखो यार बच्चों, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन इनके साथ कराते हैं, किसके साथ, एल्कली के साथ, तो क्या होता है जरा देखो। एक साल लिख दूं यार, ऐसे लिखने में दिक्कत भी आएगी, इसको डिलीट कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। देखो यदि हमारे पास कहीं ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में यदि आपने क्या किया, बेस डाल दिया, एल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्शन, तो क्या होता है, फ्रैक्टोज बनता है, और उसी रिएक्शन में मैनोज भी बनता है टोटोमरिज्म करके। तो जब आप बेस को, गौर समझिएगा, जब आप अल्कोहल ग्लूकोज को बेस में डाल दोगे तो वो एक इक्विलिब्रियम बना लेता है तीनों की, ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की और मैनोज की। मतलब क्या है, मतलब ये है, गौर से देखना क्या लिख रहा हूं, मतलब ये बात है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड मैनोज gives same answer, gives same result with alkaline solution। यदि इनमें से किसी की भी रिएक्शन कराओ, ग्लूकोज की रिएक्शन कराओगे तब भी इन तीनों का एक साथ इक्विलिब्रियम आएगा, फ्रैक्टोज की कराओगे तब भी इन तीनों का एक साथ इक्विलिब्रियम आएगा, मैनोज की कराओगे तब भी इन तीनों का एक साथ इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ये तीनों सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और मैनोज तीनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं। बेस की प्रेजेंस में तीनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, यदि तुमसे कहा जाए कि ग्लूकोज की रिएक्शन बेस के साथ कराओ तो यही आंसर है, यदि तुमसे कहा जाए फ्रैक्टोज की रिएक्शन बेस के साथ कराओ, यही आंसर है, यदि तुमसे कह दिया गया मैनोज की रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, यही आंसर है, फ्रैक्टोज की रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, यही आंसर है, ग्लूकोज की रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, यही आंसर है। ये तीनों बेस की प्रेजेंस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। और यही बात यहां है। ये क्या है, हाइड्रोजन कैसा है, बेसिक है। बेसिक होने की वजह से ग्लूकोज की वजह से पहली वाली रिएक्शन हुई। भाई ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और CO ग्रुप के साथ ऐसी रिएक्शन होती है। तो पहला वाला जो ये ऊपर वाला एडिशन देख रहे हो, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये ग्लूकोज की वजह से हुआ है। दूसरा वाला जो है फ्रैक्टोज की वजह से हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्टोज में C2 कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। फ्रैक्टोज में कहां पे होता है, C2 कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C2 कार्बन पर। किधर है भाई फ्रैक्टोज, ये देखो, फ्रैक्टोज में C2 कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये देखिए। तो ग्लूकोज भी बनना है, फ्रैक्टोज भी बनना है, तो फ्रैक्टोज वाले से ये होगा, और जब ये वाले से होगा तो ये देखो आंसर दूसरे वाले पे भी जुड़ जाएगा। ये तो दूसरे वाले पे भी जुड़ जाएगा। तो दूसरे वाले पे जुड़ रहा है फ्रैक्टोज की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज का फ्रैक्टोज के साथ इक्विलिब्रियम है, और सिर्फ दो ही जगह जुड़ता है। और मैनोज के पास
कोई यार कार्बोनाइल ग्रुप थोड़ी होता है, वो तो ग्लूकोज वाला ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, कोई तीसरे नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप तो मैनोज के पास होता नहीं है। इसी वजह से ये फिगर आता है, इसी वजह से ये फिगर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना। रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोल इससे करोगे तो ये आंसर आएगा। और देखना इस जगह पे एक और नोट लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड मैनोज फॉर्म सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। मतलब इनमें से तीनों में से चाहे जिसकी रिएक्शन कराओ, सब के सब एक ही बात बनाएंगे, क्या? ग्लूकोसोजोन। यदि मैं ग्लूकोज की जगह फ्रैक्टोज लिखूं तो भी यही आंसर है, मैनोज लिखूं तो भी यही आंसर है, और ग्लूकोज लिखूं तो भी यही आंसर है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, बेस की प्रेजेंस में ये तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे ये रिएक्शन करता जा रहा है तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता चला जा रहा है सारा का सारा। तो ग्लूकोज, मैनोज, फ्रैक्टोज बेस की प्रेजेंस में सेम आंसर देते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन में यही हो रहा है, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, इसलिए आंसर कैसे आ रहा है? दोनों के सेम आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है देखो जरा यार, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज के रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं। यदि ग्लूकोज का रिडक्शन कराया जाए तो क्या होने वाला है? तो रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात चल रही है, तो ग्लूकोज का रिडक्शन करा लूं। ठीक है, तो चलो रिडक्शन कराते हैं। तो पहले एक ग्लूकोज बना लिया जाए, 1 2 3 4, क्या? ऊपर CHO, नीचे CH2OH, सभी के सभी OH राइट साइड में, थर्ड नंबर वाले को पलट दो, बस थर्ड वाले को पलट दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है? ग्लूकोज। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो इसका हमें रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोजन की। रिडक्शन हमने कराया, तो देखो रिडक्शन कैसे कैसे करा सकते हो, इसको देख लो जरा। देखिए यार, हमने रिडक्शन करा लिया, 1 2 और कम से कम 3। अब जरा देखिए, यदि हमने रिडक्शन कराया है रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में कराओगे तो सभी का सभी हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे। CHO ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया ऐसे, और ये जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल हैं ये भी चेंज हो गए ऐसे, और प्राइमरी अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया ऐसे। बनता क्या है? एन हेक्सेन फॉर्म होता है, नॉर्मल हेक्सेन ऐसे। यदि आप रिडक्शन रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में करा रहे हो तो क्या होगा? नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म होगा, यदि आप रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं तो। ये देखो इस तरह से रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म हो गया ऐसे। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी एल्केन में चला गया, ठीक है, और ये सारे ग्रुप भी एल्केन में चले गए इस तरह से। अब जरा देखो यार, यदि रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में करा दिया गया NaBH4 की प्रेजेंस में, तो यदि आपको याददाश्त तेज हो तो जरा बताओ NaBH4 की प्रेजेंस में क्या होगा? एल्डिहाइड किस में जाता है? तो NaBH4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में जाता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल में चला जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा तो इसी फिगर को फिर से उठा लेते हैं। ये देखिए, इसी फिगर को हम लोगों ने फिर से उठा लिया ऐसे, और क्या चला गया? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं, ये देखो ऐसे। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल ऐसे। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल में चला जाता है। ये कब? जब NaBH4 से कराओगे। और ये तो बात हम लोगों को पहले से पता है
कि एल्का का एसी, ध्यान है, NaBH4 सिर्फ एल्का का एसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। अल्का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड को किस में ले जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल, और ये ये प्राइमरी अल्कोहल आ गया। अब इसी जगह पे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं नोट डाल के, मैं इस जगह नोट डाल देता हूं। नोट क्या है जरा समझिएगा। नोट इस जगह पे कहां पे लिख दूं? एक मिनट यार बच्चों, थोड़ा सा चेंज करा देता हूं। ये वाली रिएक्शन ये हटा दूं लाइन, हाँ लाइन खींच दूंगा मगर थोड़ी सी छोटी खींच देता हूं। ऐसे। अब जरा देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं नोट में, जरा इस बात को गौर से समझिए। यदि ग्लूकोज की जगह कोई फ्रैक्टोज ले ले तो तब क्या होगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो फ्रैक्टोज में भी पूछी जाती है। तो जरा देखिएगा क्या होगा। यदि किसी ने फ्रैक्टोज ले लिया तो फ्रैक्टोज क्या होता है? ऊपर वाला कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में कर दो, नीचे वाला कार्बन ऐसे कर दो, बाकी 4 कार्बन सेम है, बाकी 4 कार्बन का अरेंजमेंट जो था वही है। तो H OH OH H H CH2OH और OH। अब देखो ये फ्रैक्टोज है। अब जरा गौर समझिएगा कि ऐसा जरूरत क्यों पड़ रही है कि मुझे फ्रैक्टोज की रिएक्शन बतानी पड़ रही है, जबकि फ्रैक्टोज की रिएक्शन हम नहीं करते हैं, मगर कहीं कहीं पे बता रहा हूं। देखो, यदि हम फ्रैक्टोज की रिएक्शन NaBH4 से कर दें तो क्या होगा? तो यार वही होगा, कीटोन को किस में ले जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। मगर प्रॉब्लम क्या है? कीटोन वाला कार्बन अकायरल है? मगर जब ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा तो कायरल हो जाएगा, जबकि एल्डिहाइड वाला कार्बन भी अकायरल था, मगर ये जब रिड्यूस हुआ तो भी अकायरल है। मतलब ना पहले कायरल था ना बाद में कायरल है, ये देखो। मगर यहां क्या प्रॉब्लम है? अभी ये अकायरल है और जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो कायरल हो जाएगा, और जब ये दोस्त कायरल हो जाएगा तो देखो इसके 2 फिगर आएंगे। मैं इस वाले फिगर को उठा लेता हूं। ओ सी हटा, हम इस वाले फिगर को उठा लेते हैं। एक मैंने ये बना दिया ऐसे। अब हमें एक यही फिगर फिर चाहिए, तो हम लोग इसको फिर से उठा लेते हैं। एक मैंने ये बना दिया। कैसे होना है जरा मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है? पहले चीजों को थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। ये वाला ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। प्लस का साइन, ये और ये। अब जरा देखो यार, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। एक मिनट, ये देखो। अब क्या हुआ? NaBH4 की रिएक्शन जब फ्रैक्टोज के से कराओगे तो मिक्सचर आएंगे, 2 प्रोडक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कायरल नहीं है। मगर जब कीटोन का रिडक्शन कराते हो ऐसे, तो यार ये जो कार्बन बना ये क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का कार्बन कैसा हो गया? कायरल हो गया ना। और कायरल हो गया तो क्या हुआ? एक बार OH राइट साइड में आया, एक बार OH लेफ्ट साइड में आया, एक बार OH राइट साइड में आया, एक बार OH लेफ्ट साइड में आया। तो यहां एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा था जिसका नाम सॉर्बिटॉल है, मगर यहां पर क्या होता है? मिक्सचर मिलता है, इसका नाम सॉर्बिटॉल है और इसका नाम होता है मैनिटॉल। तो यहां पर जरा चेक करो, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्टोज NaBH4 से रिएक्शन करके मिक्सचर देगा, इनांसियोमर्स पेयर देगा, एपीमर्स है, सॉरी इनांसियोमर्स कह रहा हूं, एपीमर्स है। एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है तो ये एपीमर्स है। और जबकि वही NaBH4 ग्लूकोज से रिएक्शन देगा तो एक ही प्रोडक्ट देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ग्लूकोज से रिएक्शन होगी तो एक प्रोडक्ट आएगा, फ्रैक्टोज से 2, क्योंकि फ्रैक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप है और वो कायरल कार्बन में कन्वर्ट होता है तो 2 प्रोडक्ट आते हैं। अल्कोहल के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ना कायरल था और प्रोडक्ट जो बनता है वो भी कायरल नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम लोग चल रहे हैं ऑक्सीडेशन में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ, ये देखो
बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की, एक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, कि यदि हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा। तो चलो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, पार्ट नंबर ए। अब जरा देखिए पार्ट नंबर ए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम कराना चाहते हैं तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा लेते हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं, 1 2 3 4 फिगर बना लिया। अब क्या हो गया, CHO OH H OH OH CH2OH। ये देखो ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है ऐसे। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कराने गए, ये देखो ऐसे। अब ऑक्सीडेशन देखो यार, कौन कौन से ऑक्सीडेशन है, 4 ऑक्सीडेशन कराने हैं एक साथ, 1 2 3 4। अब जरा बात को समझिए, सबसे पहले डाला कंसंट्रेट HNO3। अब HNO3 तो यार हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जरा देखो क्या है, देखो इसमें बहुत बल्कनेस है, तो ये क्या करता है, दोनों ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है इस तरह से। किस तरह से, देखो जरा बताता हूं, इस तरह से। थोड़ा सा खिसकाया जाए, है ना। थोड़ा सा यार ग्रुप को खिसका लेते हैं, जैसे आप आराम से समझ सको कि क्या हो रहा है। सेलेक्ट हो गया इसको, अच्छा छोटा भी तो कर सकते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था यार कि एक इसमें और ऑप्शन है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो। तो इन सबको पकड़ के छोटा कर दिया जाए। 1 मिनट बच्चों रुक जाना, है ना, थोड़ा सा ड्रामा खेलता हूँ, इनको छोटा कर देता हूँ। छोटा कर दूंगा ना तो आराम से ये आ जाएंगे। हम्म 1 मिनट बेटे, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ अब जरा देखो यार, अब ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा जरा, प्रोडक्ट कैसे बनना है। हमने किया क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। तो जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो जरा देखो क्या होगा, किस तरह से चेंजेस आएंगे। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो किस तरह से चेंजेस आएंगे, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो किस तरह से चेंज। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो दोनों के दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दोनों के दोनों, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी किस में चला गया, COOH में चला गया, और ये नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल भी COOH में चला गया। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका बीच वालों का क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो बीच वालों पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं हो रहा है। और इसका आंसर हमारा आ जाता है क्या, इसको बोलते हैं साइक्रिक एसिड, साइक्रिक एसिड। ये देखो, अब जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, ये देखो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
जैसे ब्रोमीन वाटर, जैसे टॉलेंस रेजेंट, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो ऐसे, एक जगह गड़बड़ है उसको रफ कर दो, Hg कैसे आ जाएगा इसमें, है ना यार। ये देखो, तो फैलेन सोल्यूशन में क्या हुआ, व्हाइट कलर का सिल्वर मिरर मिलता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, पीछे पढ़ा के आया हो। और ये क्या है, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट है ना, सिल्वर व्हाइट। और ये बच्चों ऑरेंज ब्रिक, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। ये देखो, तो ये बात आप पीछे से जानते हो, तो जरा गौर समझना इस बात को। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में दोनों चेंज हो जाते हैं और सैक्रिक एसिड बनता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्डिहाइड एसिड में जाता है, सिर्फ एल्डिहाइड किस में जाता है, एसिड में जाता है। और इन सब के नाम क्या होते हैं, इन सब के नाम होते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे तो गौर से जरा देखिए ऑक्सीडेशन होगा क्या। तो जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इतनी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग होता है। और यदि फ्रैक्टोज का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो मिक्सचर मिलता है, तो उसमें मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग को पढ़ना भी नहीं होता है। तो ये बात समझ पाए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे किया, इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज किस तरह से चल रहा है। HNO3 की प्रेजेंस में किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। और बीच वाले कभी क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में बहुत सारी बल्कनेस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। माइल्ड डालोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, ऐसे टॉलेंस रेजेंट, फेनिल सोल्यूशन, सबको। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं। अब जरा देखो यार, अब हमारे पास सारा कुछ खत्म हो गया, मतलब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन हो गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बता दें। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का मतलब कि कैसे डिटेक्ट करोगे कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 कीटोनी ग्रुप है, ठीक है, और 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 प्राइमरी अल्कोहल है, इस बात का। वैसे ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं तो बस जल्दी से खत्म हो जाएगी, इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये सारी बातें पीछे डिस्कस है। तो जरा देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ये सारी बातें मैंने बता दी है कि ग्लूकोज एक एल्डोज का एग्जांपल है, ठीक है। और मोनोमर होता है कार्बोहाइड्रेट का, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। अब इधर आइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, चेन फार्मूला। अब यहां से हमें देखनी है प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए, इसके लिए क्या होता है, जैसे किसी ने कहा कि ऐसा कैसे पता चलेगा कि कार्बन की 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक नहीं है ना, बेंजीन जैसा नहीं है, तो उसके लिए ये रिएक्शन है। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, रेड फास्फोरस भी होता है, यहां फास्फोरस नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा ओ, HI विद फास्फोरस, तो वो क्या फॉर्म करता है, एनहेक्सेन। अभी मैंने पीछे फॉर्म कराया था, है ना। तो उस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की स्टेट चेन है, जो हमने रिडक्शन कराया था। रिडक्शन कराने से एनहेक्सेन मिला था ना, तो जो एनहेक्सेन दे रहा है उससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की एक स्टेट चेन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बेंजीन जैसा फिगर हो, या और भी 10 तरह के फिगर पॉसिबल है। वो सब पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन से खत्म हो जाती है। जब हम ग्लूकोज को रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हेक्सेन मिलता है। हेक्सेन मिलने से यह पता चल जाता है कि ग्लूकोज के पास जो 6 कार्बन है वो एक स्टेट चेन में है। ये देखो दूसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस, तो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस आपने अभी पीछे किया है, ये क्या बना, ऑक्साइन, और ये क्या बना, साइनोहाइड्रिन।
तो साइनोहाइड्रीन और ऑक्साइम वाली रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन होती है। इससे ये पता चल जाता है कि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है पीछे पढ़ा चुका हूं। और एक एक मोल खर्च हो रहे हैं। एक एक मोल खर्च होने का मतलब क्या है? एक एक मोल खर्च होने का मतलब एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये देखो, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप तो है मगर कार्बोनाइल ग्रुप तो कीटोन के पास होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड वाला है? तो उसके लिए ये रिएक्शन है क्या? ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन। ये ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनना है? ये बनना है हमारा क्या? ग्लूकोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन चाहे ब्रोमीन वाटर वाली लिख दो, चाहे टॉलेंस रेजेंट वाली लिख दो, और चाहे फेनिल वाली लिख दो, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके COOH बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एल्डिहाइड ही COOH में चेंज होगा ना। कीटोन COOH में कैसे चेंज हो जाएगा? कीटोन तो किसमें कन्वर्ट होगा? या तो भाई कीटोन हमारा क्या है? ब्रेक होगा, है। कीटोन का ऑक्सीडेशन मैंने पॉपअप रूल से कराया है, ध्यान है ना। तो एल्डिहाइड का प्रूफ कौन है? एल्डिहाइड का प्रूफ ये रिएक्शन है। और ये नहीं, तीनों में से कोई भी करा दो, चाहे आप ब्रोमीन वाटर से करा दो, ठीक है, चाहे टॉलेंस रेजेंट से करा दो, और चाहे फेनिल सोल्यूशन से करा दो। क्यों? क्योंकि ये सब एल्डिहाइड को एसिड में ले जा रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप पीछे था वो एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप है। कभी कभी ऐसी रिएक्शन भी, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये मैंने अभी बताया है। और इनमें से चाहे जिससे करा दो, PCl5 से करा दो, एनहाइड्राइड से करा दो, या एसाइल क्लोराइड से करा दो, ये तीनों रिएक्शन ये प्रूफ करती हैं कि उसके पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, 5 हाइड्रोक्सी हैं, उनमें से प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं वो कौन बताता है? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन बताती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? COOH में। इससे ये पता चलता है कि यार ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये देखो, इस तरह से रिएक्शन आती है। बनता क्या है? सैक्रिक एसिड, इस तरह से। ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन से भी यही बनता है, इसके ऑक्सीडेशन से भी यही बनता है। ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर दो तो भी यही आ रहा है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करो तो भी यही आ रहा है। तो ग्लूकोनिक एसिड के पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल था, इसका मतलब इसके पास भी यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा। इससे ये ऐसे पता चलता है। बात समझ में आई कैसे पता चलता है? जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी यही आंसर है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी यही आंसर है। इससे ये पता चलता है कि ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन है, दोनों के पास क्या है? नीचे प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप, जो OH ग्रुप है वो स्पाइरल अरेंजमेंट है, इस तरह से है। उसके लिए ये आप फिजर प्रोजेक्शन, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसकी हमें बात ही नहीं करनी। तो देखो, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज के पास क्या कैसे था, ग्लूकोज के पास क्या कैसे था। जरा बात समझो, किसी ने पूछा कि जरा ये बताओ ग्लूकोज का फिगर में तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्टेट चेंज है? तो क्या करोगे? रिडक्शन कराओगे रेड फास्फोरस और HI वाला। रेड फास्फोरस और HI के रिडक्शन से हमें क्या मिल रहा है? हमें हेक्सेन मिल रहा है। वो रिएक्शन ये बता रही है कि सारे के सारे कार्बन स्टेट फॉर्म में है, स्टेट चेंज फॉर्म में है। फिर किसी ने पूछा बताओ इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी कौन सी रिएक्शन है? तो ऑक्साइम और HCN वाली। किसी ने पूछा ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये कैसे पता चल रहा है? तो ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर, टॉलेंस रेजेंट, फेनिल सोल्यूशन। फिर किसी ने पूछा 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे हैं? तो PCl5, एसिटाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, जिससे चाहो उससे रिएक्शन करा दो। फिर किसी ने कहा बताओ इसमें से एक प्राइमरी अल्कोहल कैसे है? तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या बनता है? सैक्रिक एसिड बनता है। और यही सैक्रिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड के ऑक्सीडेशन में भी बनता है। इसका मतलब सिर्फ नीचे वाला ग्रुप दोनों में सेम है। क्या उसके पास भी प्राइमरी अल्कोहल, इसके पास भी प्राइमरी अल्कोहल, ये बात खत्म हो गई। अब किसी ने यदि ये बात कह दिया कि कंपेयर करो, देखो कंपेयर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। कंपेयर, तो मैं कंपेयर करा देता हूं, गौर से समझिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12 C6H12। ये ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है। ठीक है, देखने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो चाहो तो आप इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूं, मगर मुझे लग रहा है बड़ा कर दूंगा ना तो और खराब हो जाएगा। ये देखिए, जरा देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। नेचर, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, इसके पास कीटोन ग्रुप है, ये पहले पढ़ा चुका हूं। मेल्टिंग पॉइंट 146 होता है, 102 होता है। इसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, नहीं आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डेस्टोरोटेटरी। ग्लूकोज कैसा होता है? डेस्टोरोटेटरी होता है, और
फ्रैक्टोज कैसा होता है, लियो रोटेटरी। डेस्टो रोटेटरी होने की वजह से इसके पास प्लस साइन का आया था, 52.7 पॉजिटिव, और ये कितना आया था, 92 निगेटिव। ठीक है, विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, कौन, ग्लूकोज, और ये मोर सॉल्युबल होता है, कौन, फ्रैक्टोज। ये देखो डिस्टिंक्शन आए, तो डिस्टिंक्शन वाले पॉइंट ज्यादा याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये देखो ऑक्सीडेशन अभी पढ़ाया, ब्रोमीन वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ ये सैक्रिक एसिड बनाएगा, अभी बताया था, उसी को ग्लूकैरिक एसिड भी कहते हैं। मिक्सचर मैंने बताया था ना कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रैक्टोज पे मार दोगे तो मिक्सचर बना देगा, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी एसिड। अब NaBH4 के साथ रिडक्शन कराओ या NaHG वाटर के साथ रिडक्शन कराओ, क्या बनाएगा, सॉर्बिटॉल, और ये क्या बनाएगा, मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। ये अभी मैंने पीछे पढ़ाई है, दोनों रिएक्शन पढ़ाई है, बस एक साथ लिख रहा हूं, ये सब पढ़ा रखा है, बस एक साथ दिखने से क्या होगा, कंपेयर दिखेगा तुम्हें। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन को आप चाहो करो चाहो ना करो, हटा दो। मॉलिस टेस्ट, देखो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये टेस्ट है। टेस्ट क्या है, जरा देखो ये क्या करता है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्म क्या करता है, वायलेट कलर की रिंग फॉर्म करता है, ये भी क्या करता है, वायलेट कलर की रिंग फॉर्म करता है, मतलब ये दोनों इस टेस्ट को देते हैं। ये टेस्ट ऑफ ग्लूकोज है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्लूकोज है तो हम ग्लूकोज पढ़ते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। फेनिल सोल्यूशन से क्या होगा, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। टॉलेंस रिएजेंट से क्या होगा, सिल्वर मिलर, दोनों ही रिएक्शन देते हैं। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया था, फिनाइल हाइड्रोजन से दोनों के दोनों ऑक्साजोन बनाएंगे, ग्लूको ऑक्साजोन, ग्लूकोज भी बनाएगा, फ्रैक्टोज भी बनाएगा, मैनोज भी बनाएगा, ये पीछे पढ़ाई चुका हूं। हाँ, रिसोल्सिनॉल प्लस HCl, ठीक है, ये एक तरह का टेस्ट है। तो रिसोल्सिनॉल प्लस HCl कोई कलर नहीं आता है और वो रेड कलर देखा है, ये डिस्टिंक्शन हुआ, ये डिस्टिंक्शन है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम मॉडिबिडनेट सोल्यूशन प्लस फ्यू, ठीक है, ड्रॉप ऑफ एस्टिक एसिड, ठीक है, ये भी एक टेस्ट है। लाइट ब्लू कलर आता है और वहां पे क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। तो इस तरह से आपको ये टेबल है, इस टेबल को बस एक बार रीड कर लेना है अच्छे से, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा, इसमें सब कुछ पढ़ा रखा है, उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा दोनों में डिस्टिंक्शन कहां है। तो डिस्टिंक्शन वाले पॉइंट ये है, एक सॉल्युबिलिटी वाला, एक रोटेशन वाला। डिस्टिंक्शन वाले याद रखो, एक जब कंसंट्रेट HNO3 से ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनना है या मिक्सचर बनना है, एक रिडक्शन वाला कि रिडक्शन करने पर अलग अलग प्रोडक्ट है। बाकी ये टेस्ट सेम है, ये टेस्ट सेम है, ये टेस्ट सेम है, यहां पर भी है कि इसका कलर मिलता है, इसमें कलर नहीं मिलता है, इसमें दोनों में अलग अलग कलर आता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज के बारे में सारा कुछ बता दिया, ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ कर दिया है। मोनोसैकेराइड पूरे खत्म हो गए, अब हमको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड में डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और फिर हमारे पास अमीनो एसिड के अमीनो एसिड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा खत्म करेंगे पॉलीसैकेराइड, पूरा खत्म करेंगे क्या, अमीनो एसिड। ये सारा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। आपका काम है चीजों को रिवाइज कर लेना, अच्छे से इन चीजों को पढ़ना और ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग कहते हैं क्या, गुड बाय।